students, welcome to the online classes. This is class 10 social science. We have completed part 1 and part 2 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Now it is the term for the part 3. Part 3 में हम द एज ऑफ रेवोल्यूशंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 1830 से लेकर 1848 के बीच जो भी रेवोल्यूशंस हुए उन सब में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, उस सब के बारे में हम एक एक्सप्लेन्ड वे में बात करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये जो दो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी पार्ट 2 में। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करती है। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म यूरोप के कई हिस्सों में बढ़ गया, एक एसोसिएट विचारधारा के रूप में सामने आने लगा। मतलब दोनों ने अपनी विचारधाराओं को, पहले से ही वो एक समान थी, इक्वल विचारधारा थी उन लोगों की, फिर उन लोगों ने अपनी विचारधारा को एक दूसरे की विचारधाराओं में मिलाकर यूरोप के कई हिस्सों में पेश किया। जैसे कि इटली में, जर्मनी के कुछ राज्यों में और ओटोमन एम्पायर के कुछ प्रोविंसेस में, आयरलैंड में और पोलैंड में। मतलब लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland, and Poland. The first upheaval took place in France in July 1830. जो सबसे पहला उथल पुथल हुआ, अपहीवल मीन्स उथल पुथल, वो हुआ जुलाई में फ्रांस में 1830 में। मतलब जुलाई 1830 में जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भावना, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, जब एक साथ सामने आई तो सबसे पहला उथल पुथल हुआ फ्रांस में। हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में ड्यूक मैटरनिक की, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिन्होंने चेयर किया था वियना, ट्रीटी ऑफ वियना को, जो उसके चेयरपर्सन थे। उन्होंने एक बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्या अहमियत रही होगी उस समय जब क्रांतियों का युग था। तो फ्रांस में सबसे पहले उथल पुथल हुआ, अपहीवल हुआ 1830 जुलाई में। The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. जुलाई में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसने अपराइज किया, एक नई क्रांति को जन्म दिया। कहाँ पर? ब्रसेल्स में। जिससे क्या इफेक्ट पड़ा कि जो यूनाइटेड किंगडम का एक प्रांत है नीदरलैंड, वहाँ से बेल्जियम अलग हो गया। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन ग्रीस स्टार्टेड इन 1821 एंड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसे हिंदी में कस्तुनतुनिया की संधि भी कहते हैं, तो इस ट्रीटी में जो 1832 में हुई, उसके कारण ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा हासिल हुआ। और ये ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कब शुरू किया था? वो ईयर था 1821। सो गो अहेड फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। Our next heading is the emergence of nationalist feelings. Emergence means uprising, उसकी शुरुआत of nationalist feelings, जो nationalist feeling है उसकी शुरुआत। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. मतलब अभी जब हमने जो बात की
चाहे वो पार्ट 1 रहा हो, पार्ट 2 रहा हो। हमने बात की कि कई सारे युद्ध लड़े गए इसके लिए, टेरिटरियल एक्सपेंशन भी हुआ, मतलब अपनी सीमा को बढ़ाया गया। तो खाली इन्हीं सब चीज़ों से जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिस्ट फीलिंग है, वो सब इसी से नहीं आई। उसके पीछे कल्चर ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हैव एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। मतलब कल्चर ने, आर्ट एंड पोइट्री ने, जो कला और पोइट्री है, स्टोरीज़ ने, कहानियों ने, और म्यूज़िक ने, ये नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद की। मतलब अब जितने भी कवि थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, सब अब ऐसे अपना प्रदर्शन करने लगे कि उनके अंदर जो लोग उसे देखें, पढ़ें, उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए। रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और कवि थे, पोएट्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की जो ग्लोरिफिकेशन थी रीज़न एंड साइंस की। मतलब उसके पहले जो रीज़न और साइंस के बारे में लोग अपनी पेंटिंग बनाया करते थे, आर्टिस्ट अपनी आर्ट किया करते थे, पोएट्स उस पर पोइट्री लिखा करते थे साइंस पर और रीज़न पर। रीज़न मीन्स कोई तर्क, कोई एक नया सिस्टम ला के वो रख देते थे। तो उस पे जो रोमांटिक पोएट्स और आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसकी आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज़ किया। और फोकसिंग ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन। मतलब जो इमोशन, उन्होंने जो रोमांटिक थे पोएट और आर्टिस्ट, उन्होंने फोकस किया इमोशन पर, लोगों की भावना पर। और इंट्यूशन मीन्स होता है जो सहज भाव से आपको समझ आ जाए, आसानी से जिसको आप समझ सकें। एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, रहस्यमय भावनाएं। इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, जो जिसने किस में काम किया, एक नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में, बनाने में इन सब ने हेल्प की। और उन्होंने द ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एज अ बेसिस ऑफ ए नेशन। उन्होंने एक साझा, कलेक्टिव, संयुक्त, हेरिटेज मतलब विरासत, साझा संयुक्त विरासत को बनाने के लिए, एक सेंस देने के लिए प्रयास किया। और जो भी करते थे काम, जो अपनी पोइट्री लिखते थे, सब कुछ एक राष्ट्र के आधार पर करते थे, एज अ बेसिस ऑफ ए नेशन। मतलब जितनी भी बॉडीज़ थी, जितने भी इस समय लोग थे, जितने भी संस्थाएं थीं, सब एक ही काम में जुट गई। वो काम था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना। रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हेडर claimed that true German culture was to be discovered among the common people das walk। रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर, एक रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हेडर। उन्होंने एक क्लेम किया, ये माना कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, जो वास्तविक जर्मन कल्चर का मतलब आप समझते ही होंगे, सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, was to be discovered among the common people। इसकी जो खोज है, ये लोगों के बीच होनी है, लोगों के बीच होनी थी। डैश वॉक जर्मन लैंग्वेज में लिखा है द पीपुल, मतलब लोगों के बीच असली जर्मन कल्चर की खोज होनी थी। पोलैंड विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी kept नेशनलिस्ट फीलिंग्स अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। पोलैंड जो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी उस टाइम, वो रूस के अधीन थी, रशिया के अधीन थी, उसने अपनी जो राष्ट्रवादी भावना थी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, उसको जगाए रखा
किसके जरिए? म्यूज़िक और लैंग्वेज, संगीत और भाषा के जरिए। मतलब लैंग्वेज भी एक अच्छा रोल प्ले कर रही थी नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाए रखने के लिए। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड instead on emotions, intuition and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. वही सेम लाइन से कि जो लोग थे, जितनी भी इस समय बॉडीज़ काम कर रही थी समाज में, सबने एक ही काम किया, राष्ट्र के आधार पर वो काम करने लगे और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने में सहयोग दिया। The emphasis on vernacular languages and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit. मतलब जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस थी और कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर, जो सामाजिक बोलियाँ थीं, was not just to recover an ancient national spirit. इसका काम सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना को जगाना ही नहीं था, बट आल्सो जो प्राचीन भावना जो लोगों में नहीं रही थी, खो गई थी, उसको सिर्फ जगाना ही नहीं था, बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु आर मोस्टली इलिटरेट। बल्कि उन लोगों में एक आधुनिक नेशनलिस्ट फीलिंग को लाना था, मतलब एक नई तरीके की राष्ट्रवादी भावनाओं को लाना था, जो उन लोगों में, जो लोग और दर्शक थे, सुन रहे थे इस चीज़ को, जो काफ़ी मात्रा में अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. For example, Karol Krupinski celebrated the national struggle through its operas and music, running folk dances like the Polonaise and mazurka into nationalist symbols. Even though Poland no longer existed, मतलब जो पोलैंड था इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, उसने भी अपनी नेशनल फीलिंग्स को जमाए रखा, बनाए रखा म्यूज़िक के ज़रिए और भाषा के ज़रिए। जैसे कि कैरोल क्रिपनिस्की सेलिब्रेटेड, जो कैरोल क्रिपनिस्की थी, एक वहाँ की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूज़िक। ओपेरास में संघर्ष और म्यूज़िक में संगीत से उसने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। टर्निंग फोक डांसेस, क्षेत्रीय जो नृत्य थे, लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका, वो नेशनल सिंबल बन गए, राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। देन लेट्स गो हैड लैंग्वेज टू प्लेड, जैसे कि हमने बात की कि लैंग्वेज भी एक की रोल प्ले कर रहा था नेशनल फीलिंग को, नेशनल विचारधारा को, राष्ट्रीय विचारधारा को डेवलप करने में। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, रूस की जो भाषा थी हर जगह थोप दी गई। स्कूलों में अब पोलैंड में जो पढ़ाई जाती थी रूस पोलिश लैंग्वेज, अब वहाँ पे रूस की भाषा पढ़ाई जाने लगी। इन 1831 में एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल took place which was ultimately crushed। 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, आर्म्ड रेबिलियन, रूस के जो शासन था उसके खिलाफ, जिसको अंतिम चरण में क्रश कर दिया गया, रोक दिया गया। मतलब रूस इतना ताकतवर था उस टाइम कि वो उसके आगे आर्म्ड रेबिलियन काम नहीं किया। फॉलोइंग दिस many members of the clergy in Poland began to use language as weapon of national resistance। इसी सब के चलते कई सदस्य पादरी के, क्लेर्जी मीन्स होता है पादरी, जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, मस्जिदों में मौलवी होते हैं, वैसे चर्च में, क्रिश्चियन चर्च में पादरी होते हैं। उन्होंने क्या किया, इस सब के परिणाम के हिसाब से उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस को के हथियार के रूप में पोलिश लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब वो अब पोलिश लैंग्वेज बोलने लगे, जितने चर्च में जितने काम होते हैं सब कुछ
पोलिश लैंग्वेज में होने लगे, प्रार्थनाएं पोलिश लैंग्वेज में की जाने लगी। तो इससे पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इन सब के एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स पुट इन जेल और सेंट टू सिबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़। इन सब के कारण कई सारे प्रीस्ट, पुजारी एंड बाइशॉप्स मीन्स मुख्य पादरी कह लें, वहाँ पे चर्च था तो मुख्य पादरी कहें, उनको जेल में भेज दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया रशियन अथॉरिटीज़ ने, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा को प्रीच के लिए इनकार किया था। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जो पोलिश भाषा का उपयोग होने लगा था अधिक मात्रा में, तो ये एक प्रतीक बन गया था, सिंबल बन गया था अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, जो रूस का शासन था उसके खिलाफ। तो हमारी जो अगली टॉपिक है दैट इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। द 1830s were years of great economic hardship in Europe। 1830s जो 1830 था, 1830 था, वो बहुत यूरोप में बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का युग था, आर्थिक कठिनाइयों का साल था, वर्ष था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 19वीं शताब्दी का फर्स्ट हाफ मतलब शुरुआती 50 साल, वो उसमें ये देखा गया कि यूरोप में बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर नो सीकर्स ऑफ जॉब, मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। ये नौबत आ गई कि रोज़गार लोगों की अपेक्षा बेरोज़गारों की संख्या बढ़ गई। जॉब सीकर्स मतलब काम ढूंढने वालों की संख्या, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ गई। तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। जैसे कि आज भी यही माहौल है, लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में जाते हैं नौकरियां पाने के लिए। वहाँ पर वो जो गरीब रहते हैं वो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, स्लम्स जिसे कहते हैं। तो यही हुआ कि रूरल एरिया से कई सारे लोग शहरों में गए और वहाँ पर स्लम्स में रहने लगे, झोपड़पट्टियों में रहने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उद्यमी थे, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो इंग्लैंड से चीप मशीन मेड गुड्स आते थे, मतलब जो सस्ते सामान आते थे जो मशीनों से बने होते थे, उनके लिए वो बहुत उसकी शॉर्टेज होने लगी। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको इसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि इंग्लैंड से ही क्यों आता था? क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक एडवांस्ड पोजीशन था उस यूरोप के अपेक्षा। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। यूरोप के उन क्षेत्रों में जहाँ पर अभी भी राजतंत्र था, एरिस्टोक्रेसी थी, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड, किसानों ने स्ट्रगल किया। किसान जो स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लाइजेशंस। जैसे जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थी, राजतंत्र था, किसानों के ऊपर कई सारे कर लगे थे, टैक्स लगे थे, और उनको अपने कर्तव्य, मतलब कर्तव्य वही कर्तव्य है उनका, टैक्स चुकाना, उसी के बर्डन में वो दबे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड pauperism in town and country। The rise of food prices और a year of bad harvest। जाहिर सी बात है, अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं होगी
तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वही लिखा है द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। इससे पूरे कस्बे में, पूरे देश में कंगाली फैल गई। किस कारण? फूड प्राइसेस की कीमत बढ़ने से और फसल कम पैदावार होने से। द ईयर 1848 was one such year when food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि जो 1848 था, 1848 था, उस साल में फूड शॉर्टेज, खाने की कमी होने के कारण और दूर तक फैली वाइड स्प्रेड बेरोज़गारी के कारण पेरिस पर लोग आ गए। पेरिस पर लोग सड़कों पर उतर आए। बैरिकेड्स लगाए गए एंड लुइस फिलिपी वॉज फोर्स टू फ्ली। और लुइस फिलिपी जो वहाँ पे किंग चुने गए थे अंडर द मोनार्ची, तो उन्हें भागने पर विवश होना पड़ा। फोर्स टू फ्ली ऑन 4 जुलाई at 2 PM। कब भागे थे? 4 जून को 2 बजे। A large crowd of weavers marched in Paris up to mention of their contractor demanding higher wages। मतलब जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे उस समय, दर्जी कह लें, बुनकर कह लें, वो अपने ठेकेदारों से हायर वेजेस मतलब ऊंचा दाम मांग रहे थे, ऊंची कमाई मांग रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने पेरिस से लेकर उनके हवेलियों तक मार्च किया मतलब वहाँ पे चले, वहाँ तक गए, आंदोलन किए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रीट्स अल्टरनेटली बाय द कॉन्ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ आर्मी। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रीट्स। अब जब लोग उनकी हवेलियों को घेर चुके थे, ठेकेदारों की हवेलियों को, तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया? उन्हें स्कॉर्न भावना से देखा गया, उनका तिरस्कार किया गया और उन पे थ्रीट्स किया गया, मतलब उन पे दबाव बनाया गया वहाँ से हटाने को। सेना की मदद ली गई इसमें। A national assembly proclaimed a republic and granted service to adult males above 21 and graduate guaranteed the right to work। जब इतना सारा मामला हो गया कि लोग जब सड़कों पर उतर आए बेरोज़गारी के लिए, रोज़गार के लिए, बेरोज़गारी के कारण, तब नेशनल असेंबली में एक गणतंत्र पारित हुआ जिसमें यह फैसला लिया गया कि 21 साल के ऊपर जितने भी मेल हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार है और उन्हें हम गारंटी देते हैं, उनको हम काम भी देंगे, मतलब उन्हें हम रोज़गार भी मुहैया करवाएंगे। तो ये पारित हुआ था उस टाइम। अगली हेडिंग पे चलते हैं, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की बात भी हमने की थी पार्ट 2 में, बड़े विस्तार में। इन द अनदर पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर, men and women of the liberal middle classes combined demands of the creation of a nation state। यूरोप के अलग पार्ट में जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी एक में था का जो एम्पायर था, उनमें जो उदारवादी मिडिल क्लास के लोग थे, उनके पुरुष और महिलाएं दोनों की कंबाइंड डिमांड ये थी कि वो एक नेशन स्टेट का मांग कर रहे थे। वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो नेशन स्टेट हो, रिपब्लिकन हो। दिस डिमांड वाज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वहाँ पे जो प्रेस हो, मीडिया हो, पत्रकार हो, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और जो वहाँ पे संस्थाएं बने उनको पूरी आज़ादी हो अपना पक्ष रखने में। मे रेवोल्यूशन
मई में जो रेवोल्यूशन हुआ, इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class, professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all in German National Assembly. जर्मन रीजन में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस आए जिसके सदस्य थे मिडिल क्लास के, प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे और समृद्ध आर्टिशंस थे। वो एक साथ आए फ्रैंकफर्ट शहर में और उन्होंने निश्चय किया एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट देने का। और उन्होंने ऐसा किया भी। 18 मई 1848 को 831 प्रतिनिधि चुने गए, रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। जैसे अपने यहाँ सांसद चुने जाते हैं तो संसद में जाकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए। वो जिन्हों मार्च करते हुए फेस्टिव प्रोसेशन में बड़ी खुशी के साथ, गाजे बाजे के साथ उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ बनी थी? सेंट पॉल चर्च में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट चर्च किस जगह पे बनाई गई थी। तो किस जगह को बनाया गया था? तो सेंट पॉल चर्च है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए जिसको हेड करेंगे वहाँ के राजा, लेकिन वो राजा अधीन होगा पार्लियामेंट के। जब इसे ले जाया गया, वहाँ के जो उस समय प्रेसिडेंट के किंग थे फ्रेडरिक विलियम, जो प्रशिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उन्होंने इसको इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और वो उन राजाओं का साथ देने लगे जो इस असेंबली के विरोध में थे। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब जो पार्लियामेंट में थी, जैसे कि हमने बात की, लोगों चुना किन लोगों ने था? लिबरल मिडिल क्लास के लोगों में। और लिबरल मिडिल क्लास जो था उसने चुना, मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव गए। तो इसीलिए जो वर्कर्स की डिमांड थी और जो नीचे मतलब जो पिछड़े आर्टिसंस थे उनकी डिमांड को रिसिस्ट कर दिया गया, उसको इनकार कर दिया गया, उसको रोक दिया गया और इसीलिए उनसे उनका सपोर्ट छिन गया। और अंत में ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, सेना बुला ली गई और असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और वो असेंबली भंग हो गई, ख़त्म कर दी गई। अब इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, क्योंकि जो अधिकार दिए गए थे, जो रिपब्लिक पास हुआ था, उसमें जो 21 साल के ऊपर के लोग थे पुरुष, उनको अधिकार, वोट देने का अधिकार था। अब ये अधिकार वुमेन भी मांग रही थी, औरतें भी मांग रही थी, महिलाएं भी मांग रही थी, क्योंकि उनका भी उतना ही योगदान था लिबरल नेशनलिज्म रेवोल्यूशन ने। The issue of extending political rights to women was a controversial one within liberal movement. Political right वुमेन के लिए एक्सटेंड करना एक कंट्रोवर्सी था, बड़ी ही कंट्रोवर्शियल स्थिति थी उस समय लिबरल मूवमेंट में, इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। कई सालों से जिन्होंने बड़ी संख्या में औरतें ने उसमें हिस्सा लिया था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, इसी कारण औरतों ने अपना एक अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने कई प्रेस न्यूज़पेपर अपना रिलीज करने लगे। एंड हैड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स, और उन्होंने राजनीतिक मूवमेंट्स में, आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। इन 1848 कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वर एबल टू सप्रेस, वो सप्रेस में मतलब वो इतना मजबूत हो गई, सफल हो गई लिबरल मूवमेंट को दबाने में, बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन वो इतना उसको नहीं दबा पाई जो पहले की स्थिति आ पाए। इसीलिए वहाँ पर राजाओं के समझ में आ गया था कि जैसे सिस्टम होता है, किसी को अपने पक्ष में करना हो तो उसको थोड़ी बहुत ताकतें प्रदान कर दी जाएँ, थोड़ी बहुत शक्तियाँ दे दी जाएँ। यही काम वहाँ हुआ, राजाओं ने थोड़ा बहुत छूट दे दी। सर्वडम और बॉन्डेड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूरी और बोधासत्व ख़त्म कर दिया गया। हैब्सबर्ग डोमिनेंस में और रूस में, दोनों जगह।
तो ये आपका पार्ट 3, ये हेडिंग जो थी आपकी द एज ऑफ रिवोल्यूशन ख़त्म हो गई. इन पार्ट 4 वी विल टॉक अबाउट द हेडिंग, द टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. सो कीप स्टडी and the questions related to it will be sent on the WhatsApp group. Thanks for watching.